नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। G20 समिट के लिए पीएम मोदी पहुंचे इंडोनेशिया। 45 घंटे 20 इवेंट 10 मुलाकातें। बाइडेन मोदी की साझेदारी चीन पर मुश्किल भारी। दिल्ली जल बोर्ड में हुआ बड़ा घोटाला। एसीबी ने एफआईआर की दर्ज। घोटाले को लेकर बीजेपी ने की केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर की मांग। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे 3 संदिग्ध। धाम की रेकी करते समय पुलिस ने दबोचा। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर, हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। श्रद्धा मर्डर केस से दिल्ली में सनसनी। श्रद्धा का प्रेम आफ्ताब का जिहाद। आफ्ताब ने श्रद्धा के किए थे 35 टुकड़े। 6 महीने बाद हुआ बड़ा खुलासा। मुलायम सिंह की मैनपुरी सीट पर विरासत संभालने के लिए डिंपल यादव ने मैनपुरी उपचुनाव के लिए किया नामांकन। साथ दिखा पूरा यादव कुनबा। आज की सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी के G20 मिशन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया दौरे पर है। 3 दिन की यात्रा के दौरान पीएम मोदी 20 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। G20 समिट में पीएम मोदी 3 प्रमुख सत्र, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन में हिस्सा लेंगे। ये समिट भारत के लिए बेहद खास है। शिखर सम्मेलन में भारत, चीन और अमेरिका समेत अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुख भी शामिल होंगे। इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष और इसके प्रभावों समेत वैश्विक चुनौतियों पर व्यापक विचार विमर्श होने की पूरी उम्मीद है। G20 समिट मोदी के लिए और भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, एक ऐतिहासिक मौका है जब G20 की अध्यक्षता भारत के पास आने वाली है। और जिस हिसाब से दुनिया अभी एक क्राइसिस में पूरी तरीके से उलझी हुई है, एक तरफ इकोनॉमिक डिप्रेशन, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के जो युद्ध चल रहा है। अब खबर यह आ रही है कि ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी क्या कोई रोल अदा कर सकते हैं। वहाँ पुतिन भी होंगे, वहाँ बाइडेन भी होंगे, सारे लोग होंगे। और इस समिट के बाद जो खबर आ रही है वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को जाने वाले हैं। 2 बड़ी चुनौतियां दुनिया के सामने और भारत के हाथ में G20 की लीडरशिप। बहुत ऐतिहासिक मौका है और प्रधानमंत्री मोदी इन चुनौतियों को अगर हेड ऑन लेते हैं, कोई मध्यस्थता करके यूक्रेन और रूस के बीच की लड़ाई को खत्म करने में कोई भूमिका निभा सकते हैं, तो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात होगी। रही बात हिंदुस्तान के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी तरफ से एक भी ऐसा ट्वीट, एक भी ऐसा बयान नहीं आया कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को कोई शुभकामनाएं दी कि आप वहाँ जा रहे हो, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो और हिंदुस्तान के कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। तो खैर, राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन हिंदुस्तानियों को फख्र करने का ये मौका है। इंडोनेशिया में मोदी मोदी के जयकारे हो रहे हैं। दुश्मन देश काफी ज्यादा नाराज और खौफ में नजर आ रहा है। देखिए, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है, लेकिन जहां ये मीटिंग हो रही है बाली के अंदर, वहां हिंदू प्रतीक चिन्हों की भरमार है। वहां बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर विष्णु मंदिर है। प्रधानमंत्री वहां जरूर जाएंगे और वहां की तस्वीरें देखकर दुश्मन देश को तो बेचैनी होगी ही, लेकिन क्या किया जाए, सच तो सच है। बिल्कुल। आज की दूसरी खबर में बात अरविंद केजरीवाल के नाम एक और घोटाले की कि घोटाला एमसीडी चुनाव से पहले जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल इस बार दिल्ली जल बोर्ड में करीब 20 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। दिल्ली के एलजी के आदेश के बाद एसीबी ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू भी कर दी है। दिल्ली सरकार पर आरोप है कि साल 2012 से 2019 के बीच उपभोक्ताओं से इकट्ठा किए गए 20 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड के बैंक खातों में नहीं पहुंचे।
पहुंची है। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड घोटाले को लेकर बीजेपी ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर की मांग भी की है। एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। कितने घोटाले किए अरविंद केजरीवाल? देखिए, ये भी बड़ा विचित्र घोटाला है। जिस तरह से फ्री बिजली, फ्री पानी, और कैपिटल टीवी ने कुछ दिन पहले खुलासा किया था कि किस तरीके से बिजली बिल प्राइवेट नंबर्स पे जा रहे हैं। मतलब जो बैंक अकाउंट जिससे आप डिजिटली ट्रांसफ़र करते हैं, वो बैंक अकाउंट तो सरकारी होनी चाहिए, डिपार्टमेंट का होना चाहिए, तो वो किसी प्राइवेट व्यक्ति का था। सिमिलर घोटाला जल बोर्ड के अंदर भी, जो पैसे सरकार के खाते में जाने चाहिए, सरकार ने जो फ़ोन नंबर दिया वो प्राइवेट पर्सन के थे। 20 करोड़ रुपए कहाँ चले गए किसी को मालूम ही नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि जिस तरीके से वो अपने इच्छा अनुसार अपनी पार्टी चलाते हैं, सरकार भी उनके इशारों पे ऐसे ही चलेगी। ये जो घोटाला हुआ है, इसमें जांच शुरू है। जांच से बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और इस कट्टर ईमानदार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्यों आप जल बोर्ड का पैसा किसी प्राइवेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा रहे थे? कट्टर ईमानदार सरकार कट्टरता से भी कर रहे हैं भ्रष्टाचार। बहुत कट्टर भ्रष्टाचार जो है केजरीवाल के छत्र छाया में दिल्ली में हो रहा है। जी, आज की तीसरी खबर में बात सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील मानी जाने वाली वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम की। काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 से 3 संदिग्धों को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। इन्हें मंदिर की रेकी करते समय पुलिस ने पकड़ा है। सुरक्षा एजेंसियां इनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उससे सिर्फ इतना पता चला है कि पकड़े गए संदिग्ध युवक झारखंड का रहने वाला है। हिरासत में लिए गए 3 में से 2 लोग मुसलमान बताए जा रहे हैं। इन संदिग्धों की मंशा क्या हो सकती है? देखिए, लगातार जब से पीएफआई के ऊपर बैन किया गया है, इस तरह की रेकी करते हुए लोग, छुटपुट घटनाओं को अंजाम देते हुए लोग पकड़े जा रहे हैं। ये पिछले 2 दिन में 2 बड़ी, जिसको कह सकते हैं कि खौफनाक घटना है। एक उदयपुर के पास जो ब्लास्ट हुआ, अब उसमें मालूम चल रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश का नतीजा था, जिसमें लोकल स्लीपर सेल को जो है इस्तेमाल किया गया। पुल के ऊपर आप रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश रच रहे हैं कि कोई ट्रेन आ जाए, 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाएगी। अब आज पकड़े गए हैं वाराणसी के अंदर। भाई क्या करने के लिए गए थे वहाँ पे? किस बात की रेकी हो रही थी? तो ये सारी चीज़ें उसका नतीजा है कि किस तरीके से लोग पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठनों को, जिहादियों को आप एक वैचारिक और सांगठनिक समर्थन देते रहते हो। आप देखिए, पीएफआई के ऊपर बैन से पहले सारे लोग, ये लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग, ये वामपंथी पत्रकारों का जो जत्था है, वो पीएफआई को बैन करो, आरएसएस के पे भी बैन करो। अब जब से बैन हुआ है, सुरक्षा एजेंसियों की चुनौतियां कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, इनकी हरकतें खत्म होने वाली नहीं हैं, और इसलिए पीएफआई से जुड़े हुए जो तमाम उस सर्किट में जो लोग हैं, उनके ऊपर नजर रखने और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। क्या पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, इसलिए जानबूझकर वहां पे किया गया? देखिए, लखनऊ हो, गोरखपुर हो, वाराणसी हो, इन तमाम, चाहे वो मथुरा हो, यूपी के अंदर कई सारे ऐसे हिंदुओं के लिए इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, मंदिर हैं। और अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में हर जगह कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएं, रेकी करते हुए लोग पकड़े गए, अंदर घुस करके कोहराम मचाते हुए लोग पकड़े गए। ये घटनाएं आम हैं। मतलब लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं और ये सब कुछ केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निपटने के लिए बहुत ज़्यादा
ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। जी, अब बात एक ऐसी खबर की जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक ऐसे मर्डर की जो कई सवाल भी खड़े कर रहा है, जिसका खुलासा 6 महीने के बाद हुआ है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका नाम आफताब है। आफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर प्रेमिका श्रद्धा का पहले तो बेरहमी से कत्ल किया और उसके बाद उसके शव के 35 टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिए। शव को 18 दिन पर घर पर रखा गया। लाश में बदबू न आए इसलिए फ्रिज भी खरीदा गया। हत्या के करीब 6 महीने के बाद टेक्निकल सर्विलांस की मदद से दिल्ली पुलिस ने इसका खुलासा किया है। एक मर्डर 35 टुकड़े, कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, सवाल तो खड़े होंगे हिंदुस्तान के लुंज पुंज कानून व्यवस्था के ऊपर। अभी आप देखिएगा क्या क्या होगा। जघन्य अपराध है वो तो है, ऐसी घटना को इस शख्स ने अंजाम दिया जिससे रूह कांप जाए वो तो है, लेकिन आगे जो कुछ होगा वो बहुत ज्यादा शर्मनाक होगा, क्योंकि इस केस में जितने भी एविडेंसेस मिल रहे हैं वो सब सर्कमस्टेंशियल हैं। ये सारी बातें कि किस तरीके से हमने टुकड़े किए, कहां कहां हमने उसके शरीर के अंगों को हमने फेंका, ये सब ये आरोपी खुद बता रहा है। अगर ये पलट गया कोर्ट के अंदर तो ये बरी भी हो जाएगा। पुलिस को बहुत ज्यादा गहराई में उतरकर इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी। पहली चीज ये हुआ तो इस तरह की घटनाओं से युवकों को, युवतियों को क्या सीख मिलती है। पहली चीज, आपके माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। ये घटना क्यों घटी? 6 महीने के बाद आप देखिए, उसकी मर्डर, उसको मार भी दिया, मर्डर भी हो गया, सब कुछ हो गया। 6 महीने बाद परिवार वाले एफआईआर करते हैं। तब तक उनको लग रहा था कि मेरी बेटी तो मेरी गायब है। ये पिता माता को मालूम नहीं चल पाया कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। मतलब ये ऐसा भी क्या कि आप लिव इन में किसी के साथ रहने के लिए आपने अपने परिवार, जिन लोगों ने आपको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उससे भी आप रिश्ते काट लेते हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। उसी का तो ये नतीजा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये श्रद्धा अपने माता पिता के कांटेक्ट में रहती, इस आफताब को, इस हैवान को इसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो श्रद्धा का बाल बांका कर सके। लेकिन 6 महीने के बाद खुलासा काफी लंबा वक्त हो गया। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि इस देश में कानून जो है वो लुंज पुंज है। इतना सब कुछ होने के बाद 1 सप्ताह के अंदर ऐसे शख्स को तो फांसी पर लटका देना चाहिए, बेरहमी के साथ इसे सजा देनी चाहिए। लेकिन सिस्टम ऐसा खत्म है, ऐसा सड़ा गला है कि ये शख्स, अभी आप देखिए इसको, चूंकि नाम आफताब है, अभी केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ये सारे लोग, ये कांग्रेस पार्टी, ये सारे लुच्चे लफंगे, ये सब आ जाएंगे इसको बचाने के लिए। यही तो इस देश की विडंबना है। जी, आखिरी खबर में बात उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने अपने नामांकन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। डिंपल यादव इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रही है। मैनपुरी की सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को चुनावी परिणाम घोषित होंगे। मैनपुरी लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है और अब उनकी बड़ी बहू डिंपल इस सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बनी है। बहू ने पूरी कमान संभाल ली है, विरासत संभाल पाएगी? देखिए, यही तो विडंबना है इस देश में। नेताजी गए नहीं तो बेटा आ जाता है, तो बहू आ जाती है, तो भतीजा आ जाता है, तो भाई आ जाता है। ये कब तक चलेगा? ये मैनपुरी के लोगों को कब समझ में आएगा? ये डेमोक्रेसी है, कोई राजशाही तो चल नहीं रहा। मैं तो सुन रहा था कि नेताजी के दिखाए गए रास्ते, उनकी विचारधारा, उनके मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए बहू आई है। जब जिंदा थे तो कभी तो ध्यान दिया नहीं। जब नेताजी जिंदा थे, अखिलेश यादव से उतना खास रिश्ता नहीं था।
अखिलेश यादव ने तो उनको बिल्कुल जीते जी संन्यास दिला दिया। कोई काम पूछ के भी करते थे क्या अखिलेश यादव जब से मुख्यमंत्री बने? तो ये बेकार की चीज़ें आपने अच्छा किया, इस तरह की खबर को आपने पंचनामा में इंक्लूड किया, क्योंकि इस तरह की खबरों से देश की जनता को ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई संविधान तो मॉडर्न आ गया, देश में मॉडर्न स्टेट तो बन गया, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम सब कुछ आ गया, लेकिन जो दिमाग देश की जनता का, कुछ लोगों का, वो गुलाम बना हुआ है और अभी तक बना हुआ ही रहेगा। सवाल ये है कि कब ये मानसिक रूप से इस गुलामी से बाहर आएंगे और इस परिवारवाद की राजनीति के दंश से हिंदुस्तान को मुक्ति दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।